नमस्कार, मैं हूं प्रसून। भारत अपने पीठ में छुरा भोंकने वालों को बख्शता नहीं है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने वाले अजरबैजान के बौखलाहट की भी बात करेंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव तिलमिला गए हैं। इल्हाम ने भारत से मांग की है कि वो आर्मेनिया को हथियार देना बंद कर दे। आपको बता दें कि आर्मेनिया भारत के बीच 6,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है। माना जा रहा है कि आर्मेनिया को हथियार देने की वजह कश्मीर मुद्दे पर अजरबैजान की बयानबाजी रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान को खुला समर्थन और सैन्य सहयोग देते हैं। इसके बदले अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। पिछले साल भारत में मौजूद अजरबैजान के राजदूत अशरफ शिकालियेव ने कहा है कि पिछले 30 साल से अजरबैजान कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता आया है। भारत ने पिछले साल जुलाई में आर्मेनिया को पिनाक रॉकेट लॉन्चर का पहला शिपमेंट डिलीवर किया। पिनाक की डिलीवरी होने की खबर सामने आते ही अजरबैजान में राष्ट्रपति के सलाहकार हिमाकत हाजीयेव ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की। आर्मेनिया और भारत के बीच एक और डिफेंस डील है जिसमें फ्रांस भी पार्टनर के तौर पर शामिल है। इसके तहत भारत आर्मेनिया को देश में बना एंटी एयर सिस्टम आकाश एयर एक्सपोर्ट करेगा। हवाई हमले रोकने वाले इस सिस्टम में तोप, गोला बारूद और ड्रोन शामिल हैं। इसके लिए भारत और आर्मेनिया में करीब 6,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इस समझौते से तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह पिनाक रॉकेट लॉन्चर है जिसे भारत ने आर्मेनिया को दिया है। पिनाक रॉकेट से अजरबैजान घबराया हुआ है और कश्मीर पर बयान देने की सजा भुगत रहा है। कारगिल युद्ध में भी सफलतापूर्वक पिनाक सिस्टम का यूज किया गया था। पिनाक हर 4 सेकंड में दुश्मन पर रॉकेट बरसाने की क्षमता रखता है। इसकी क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जिसकी जद में पूरा अजरबैजान आ चुका है। 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है पिनाक की, जिससे अजरबैजान की सेना में खलबली मची हुई है। पिनाक में लगने वाले मिसाइल 16 से 23 फीट लंबे होते हैं। पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं। साथ ही लोडर सिस्टम, राडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट भी होती है। एक बैटरी के जरिए 2 किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद या ध्वस्त किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष क्यों चल रहा है। विवादित नागोर्नो कराबाख इलाका 20 साल से भी ज्यादा समय से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। कोई भी देश इसे स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं देता। 1988 से दोनों यूरेशियन देश नागोर्नो और कराबाख इलाके पर कब्जा रखना चाहते हैं। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1991 में यहाँ के लोगों ने अजरबैजान से आजादी और खुद को आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। 1994 से कराबाख पर आर्मेनिया के जाति गुटों का कब्जा रहा है। यह दक्षिण कॉकेसस में ईरान, रूस और तुर्की की सीमा पर एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। 1920 में रूस की दखल के बाद ही इस इलाके में युद्ध विराम हुआ था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौड़, डिफेंस एक्सपर्ट, करोड़ी सिंह जी, फॉरेन एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला तो संजीव श्रीवास्तव जी से ही सवाल, आखिर इन दोनों की स्थितियां भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए प्रसून जी, भारत जो आर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, उसमें जाहिर है कि भारत जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है, उसके अंतर्गत भारत का जो मेक इन इंडिया
एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है वो उसमें जाहिर है कि उसका एक बड़ा योगदान है। और भारत इस माध्यम से अपने डिफेंस ट्रेड के माध्यम से अपने आर्थिक लाभ को भी उठाता है। लेकिन जहां तक अजरबैजान का कश्मीर के संदर्भ में उसकी स्टैंडिंग का प्रश्न है, तो जाहिर है कि ये भारत को कतई स्वीकार नहीं है कि कश्मीर जैसे भारत के आंतरिक मामले पर कोई राष्ट्र बयानबाजी करे, किसी तरीके का स्टैंड ले। और जो भी कश्मीर के संदर्भ में आउटस्टैंडिंग इश्यूज भारत और पाकिस्तान के बीच के हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलीगल ऑक्युपेशन है, वो जो एक आउटस्टैंडिंग इशू है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। उस पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। किरोड़ी सिंह जी है हमारे साथ, विदेशी मामलों के जानकार। आपने देखा होगा किरोड़ी सिंह जी कि पिछले दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आए। कश्मीर पर बार बार पाकिस्तान की कोशिश रही कि कोई बयान ईरान के राष्ट्रपति से दिलवा दे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने कन्नी काट ली। क्या ईरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है अजरबैजान की उसको भारत की खिलाफत करते वक्त डर नहीं लगता है? देखिए प्रसून जी, आपने सही कहा। ईरान ही नहीं, दुनिया के जितने भी प्रमुख देश हैं वो कश्मीर का जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि जो ऑलरेडी कश्मीर भारत में है वो तो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन जो पार्ट ऑक्युपाइड है उसके लिए पाकिस्तान और भारत द्विपक्षीय तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। ये दुनिया के सभी प्रमुख देशों का दृष्टिकोण है। लेकिन टर्की और अजरबैजान जिस तरह का दृष्टिकोण अपना रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। और अजरबैजान ने जो अभी दृष्टिकोण अपनाया उसका कारण, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि परंपरागत तरीके से भारत दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट के। सऊदी अरब और भारत दो देश, कभी भारत नंबर 1 पे इंपोर्टर होता, कभी सऊदी अरब होता। तो भारत ने अब जो अपनी नीति बनाई है वो डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट की नीति है। अपना इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। भारत फिलीपींस को भी मिसाइल भेज रहा है और दूसरे देशों को भी उनकी सुरक्षा के लिए भेज रहा है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। जो आपने बताया नागोर्नो और कराबाख का एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ आर्मेनियन मेजोरिटी है पॉपुलेशन की दृष्टि से, और ये एरिया रहा है अजरबैजान का। और यूनाइटेड नेशंस ने 4 प्रस्ताव पास कर दिए सिक्योरिटी काउंसिल ने कि ये अजरबैजान का पार्ट है। सोवियत पीरियड में भी ये अजरबैजान में का पार्ट था, लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो अजरबैजान का ऐसा सोच है कि अगर आर्मेनिया को मजबूत बनाते हैं डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करके, अगर भारत ऐसा करता है तो वो अजरबैजान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक तो ये कारण है। दूसरा वो इस्लामिक ब्रदरहुड का मामला हो सकता है जिसमें, लेकिन ये दोनों देश तो इस्लामिक राष्ट्र ही हैं। आर्मेनिया में भी मुस्लिम जनसंख्या है और अजरबैजान में भी है। जो अजरबैजान है वो ईरान के साथ है, ईरान की नीति से ज्यादा प्रभावित है। और ईरान निरंतर रूप से पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के इश्यू से इंटरफेरेंस करता रहा है। आर्टिकल 370 के टाइम में भी जब आर्टिकल 370 अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, एब्रोगेट नहीं किया है, भारत ने अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें भी टर्की ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। तो इस तरह का जो टर्की ने भी दिया था और ईरान ने भी भारत का विरोध किया था इस कदम का, लेकिन भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईरान अब अपने ही दुष्चक्र में फंसा हुआ है, वो अपने ही आंतरिक मामलों से उलझा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौड़ जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल गौड़ जी। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो पूरा मामला है, अजरबैजान घबराया हुआ है, वो पिनाक मिसाइल से घबराया हुआ है या भारत की विदेश नीति से घबराया हुआ है? प्रसून जी, ऐसा है, वो दोनों चीजों से घबराया हुआ है। ज्यादा वो घबराया हुआ इसलिए है कि हिंदुस्तान जो है एक अब एक्सपोर्टर बन गया आर्म्स का, और उसके अंदर ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है जो उसने आर्मेनिया को दिया है,
वो उसके लिए पूरा जानलेवा बन सकता है। देखिए, अगर ये लड़ाई जो हुई अभी आर्मेनिया और अजरबैजान की, अभी पीछे आपको याद दिला दूं कि उसके अंदर अजरबैजान ने कैसे विक्ट्री पाई है उसके ऊपर, आर्मेनिया के ऊपर, कि जो टर्की से ड्रोन्स मिले थे उसको, कमाकाजी ड्रोन जो दूसरे ड्रोन है, उस ड्रोन वॉरफेयर के कारण वो आर्मेनिया के ऊपर वो विक्ट्री पा सका, और टर्की पूरा का पूरा साथ दे रहा है उसको। आप ऐसा है, आपसे एक चीज समझना चाहता हूं अनिल गौड़ जी कि अगर टर्की साथ देता है, ईरान साथ देता है, तो क्या पिनाक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता करीब 120 किलोमीटर अब बताई जा रही है, और जो 100 किलो के युद्धक भार के साथ उड़ सकता है और हमला कर सकता है, 6000 किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर की गति से करता है हमला, ऐसे युद्धक लॉन्चर के साथ क्या आकाश की डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद ईरान और तुर्की का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है आर्मेनिया? बिल्कुल दे सकता है जी। देखिए, आकाश सिस्टम जो है वो बना ही इसीलिए है कि हमारा जो हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो हम इसको एक, जैसे इजराइल का आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, ऐसा ही हमारा इंडिजिनियस सिस्टम बन रहा है ये, जिसके अंदर हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज और अल्ट्रा शॉर्ट रेंज, सब के अंदर हम जो है, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, उसका हम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सके, इससे पहले कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर सके। अब दो चीजें हैं, देखिए, पिनाका और आकाश। पिनाका जो है वो अजरबैजान के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, खतरेजनक है, क्योंकि अगर उसको आर्मेनिया इस्तेमाल करता है तो वो अजरबैजान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसको तहस नहस कर सकता है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है। अनिल गौड़ जी, एक चीज और समझना चाहते हैं आपके जरिए कि भारत और फ्रांस एक ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, तो आर्मेनिया भारत से सीधे क्यों हथियार ले रहा है? वो तो फ्रांस से भी ले सकता था, कारण क्या है? इसमें ऐसा देखिए, अभी बहुत सारे देश हैं जो भारत से हथियार लेंगे, बजाय इसके कि वो जो मूल मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है, जो कीमत जो है, भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चर होती है कोई चीज, उसकी कीमत बहुत कम होती है। बेहद अहम बात है, बेहद अहम बात आपने बताई है। क्वालिटी उसकी, क्वालिटी और कॉस्ट दोनों इफेक्टिव होते हैं भारत में बनने के कारण। जी संजीव श्रीवास्तव जी, जी जी आप अपनी बात पूरा करिए अनिल जी। जिसके अंदर क्या है कि क्वालिटी की वही मेंटेनेंस होती है, क्वालिटी उसी की होती है, पर कॉस्ट वाइज जो कम होने के कारण वो ज्यादा खरीद सकते हैं। तो इसीलिए अभी आपने देखा, फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल हमारी ऑर्डर की, वो दूसरी भी कर सकता था, अमेरिका से भी ले सकता था, पर वो नहीं ली, क्योंकि कॉस्ट वाइज जो है और जो क्वालिटेटिव जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, और उसके अंदर जो है किसी का मुकाबला नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी, कश्मीर के मुद्दे को लिया जाए तो लगता है इस्लामिक मुल्क भारत की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, हाथ घुमा के मरोड़ रहे हैं, उससे वो बार्गेन करने की स्थिति में आते हैं। क्या भारत इस चीज से उभर चुका है या अभी भी उस इस्लामिक मुल्कों के दुष्चक्र में फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, कश्मीर के संदर्भ में जो अनेक इस्लामिक मुल्क हैं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये पूरा मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है, शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर, उसको वो समझते हैं। और इसी वजह से अभी आप देखिए तो सऊदी अरेबिया में जब शहबाज शरीफ पहुंचे तो सऊदी अरेबिया ने ये स्पष्ट कह दिया कि ये जो कश्मीर का विशेष रूप से और जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में है, वो द्विपक्षीय तरीके से वो आपको सुलझाने होंगे, उसमें सऊदी अरेबिया का कोई रोल नहीं होगा। और जाहिर है कि भारत विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बन करके उभर चुका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था है, और भारत का जो नेतृत्वकारी जो रोल है वो पूरे विश्व में अनुभव किया जा रहा है। G20 की एक बहुत बड़ी समिट हमने आयोजित की, आर्मेनिया भी इस बात को समझता है। और जहां तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के संबंधों का प्रश्न है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टर्की जैसा राष्ट्र, आर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है और अजरबैजान जो कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, दोनों के बीच में धार्मिक आधार पर विभाजन को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और धार्मिक आधार पर अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो कुछ समय पहले जो युद्ध हुआ था, उसमें टर्की ने
पूरी तरीके से अजरबैजान को इसी वजह से सपोर्ट दिया क्योंकि वह एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और उसका जो संघर्ष है क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र के साथ हो रहा था। तो ऐसे में जो टर्की है इस तरीके के विभाजनकारी जो एक रोल को प्ले करके वो मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए खलीफा के रूप में अपने आप को स्थापित। अजरबैजान की बौखलाहट क्या है? चूंकि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि यह हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। भारत, फ्रांस, ग्रीस जैसे देश आर्मेनिया को हमारे खिलाफ हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। तो अगर मान लीजिए कि अजरबैजान नाराज हो जाता है और अपना आपा खो देता है तो क्या कर सकता है, ये समझना चाहते हैं। अजरबैजान के पास वो ताकत नहीं है कि वो भारत जैसे महाशक्ति के साथ वो किसी भी तरीके का कोई टकराहट कर सके और जाहिर है कि भारत की जो सामरिक शक्ति भी बहुत बड़ी है और भारत अपने जो भी डिफेंस ट्रेड के जो निर्णय लेता है वो इस तरीके की धमकियों और इस तरीके के बयानों के आधार पर नहीं लेता है। आप जानते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन करके उभरा है और भारत आर्मेनिया को जो डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है तो जाहिर है कि उसमें स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस भी हैं। अजरबैजान की जो कश्मीर के ऊपर जो नीति है उससे भी जाहिर है कि भारत और अजरबैजान के संबंधों में तनाव है और जाहिर है कि भारत लगातार चाहे आर्मेनिया हो चाहे वो ग्रीस हो उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है क्योंकि टर्की की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध नजर आती है। किरोड़ी सिंह जी, आपने सुना संजीव श्रीवास्तव जी क्या आकलन दे रहे हैं, लेकिन हम फिर समझना चाह रहे हैं जब अजरबैजान के हाथ में कुछ भी नहीं है तो क्या अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर यू टर्न लेगा या नहीं लेगा? दूसरा, आज चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी है, उसने कहा है, ग्लोबल टाइम्स में छपी है खबर जिसमें कहा गया है कि भारत की नीति बदल गई है। पहले वो नेबर फर्स्ट कहता था, अब इंडिया फर्स्ट हो गया है। तो नेबर फर्स्ट से इंडिया फर्स्ट होने की इस व्यथा में इसे चीन का विलाप समझेंगे, चीन की कमजोरी समझेंगे या भारत की ताकत समझेंगे? अगर इतना ही ताकतवर है तो क्या अजरबैजान को यू टर्न लेने के लिए भारत मजबूर कर पाएगा? किरोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, आपने दो बात कही कि भारत की नीति रही है कि नेबरहुड फर्स्ट और दूसरा भारत फर्स्ट। तो इन दोनों में कोई मुझे विरोधाभास नहीं नजर आ रहा है। भारत अगर अपने आप को मजबूत करता है और अगर पड़ोसियों की मदद करता है तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि अगर हमारे पड़ोसी मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे। नहीं तो लेकिन इसमें उस लेख में एक बात ये भी कही गई है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जो हैं, जो चीन समर्थक माने जाते हैं और भारत के विरोधी माने जाते हैं, भारत ने हमेशा मालदीव का सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी मालदीव इन एहसानों की कोई कीमत नहीं समझता है। ऐसे में भारत के पास क्या जरिया बचता है और अजरबैजान जैसे देशों के लिए भी क्या संदेश देना चाहिए भारत को? देखिए प्रसून जी, हर देश में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे मालदीव में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है तो जो छोटे देश होते हैं, बड़े देश के पड़ोसी देश, वहाँ जो बड़ा पड़ोसी देश होता है वहाँ की प्रजातांत्रिक राजनीति होती है, उसमें किसी न किसी रूप में फिगर होता है और कैंपेन, इलेक्टोरल कैंपेन होता है तो उस देश को घसीटा जाता है। तो भारत को एक वहाँ का राजनीतिक दल है वो प्रो इंडिया है, वो मोइजू की पार्टी है, मोइजू खुद है वो प्रो चाइना है। तो एक ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा होता है, कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन आज का अभी का अपना फोकस है वो अजरबैजान पे है। देखिए अजरबैजान में अगर भारत आर्मेनिया को अब मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है तो भारत का उद्देश्य ये नहीं है कि वो युद्ध को भड़काए, लेकिन आर्मेनिया के लिए ये जरूरी है। जैसा अभी आपने कहा था फ्रांस से क्यों नहीं ले रहा है, आर्मेनिया जो रशिया का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आर्मेनिया सदस्य है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है। तो अगर आर्मेनिया फ्रांस से लेता है तो रशिया नाराज हो सकता है। वैसे रशिया और आर्मेनिया के आजकल कुछ डिफरेंसेस भी चल रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी मुद्दा ये है कि ऐसे इन दोनों देशों की लड़ाई में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कश्मीर को लाते हैं। अनिल गौड़ जी, एक चीज तो साफ है, जो साफ साफ दिख रही है, अजरबैजान तब बौखलाया जब आर्मेनिया को भारत ने सैन्य ताकत प्रदान की। यानी एक बात तो साफ है, जब हम सैन्य रूप से मजबूत होंगे तो दुनिया हमारी बात सुनेगी
और हमारे मुद्दों पे ध्यान देगी, आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश नहीं करेगी। क्या ये आकलन सही है अनिल गौड़ जी? प्रसून जी, मैं इसके साथ में एक चीज और जोड़ूंगा। पहले आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको मिलिटरीली स्ट्रांग होने के लिए। देखिए, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप आत्मनिर्भर के अंदर ये चीजें नहीं मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, आप बजट जो है अपना उस हिसाब से जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगाएंगे। अभी आप देखिए, अभी हिंदुस्तान ने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो है उसके लिए भी सैंक्शन दे दी है। 5th जनरेशन जो हमारा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, जो MLCA जो है, उसकी भी सैंक्शन दे दी है। उसके लिए कितना पैसा, 18,000 करोड़ रुपया जो है वो अलग से उन्होंने उसको सैंक्शन दे दिया, जी आप डेवलप करिए उसको। उसी हिसाब से बाकी चीजें जो है, जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, यानी आप कह रहे हैं आर्थिक रूप से भी मजबूत होना होगा और सैन्य रूप से भी। संजीव श्रीवास्तव जी, जल्दी से 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां कोई उसको ब्लैकमेल न कर पाए उसके अंदरूनी मामले को लेकर? बिल्कुल, भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, भारत के साथ छल नहीं किया जा सकता। भारत अपनी जो हित हैं उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, अलर्ट है। और कोई भी राष्ट्र अगर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करेगा, ऐसे मामलों में जो कि द्विपक्षीय मामले हैं उसमें दखल देने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है कि उसमें उसे सफलता नहीं मिलने वाली। और ये भारत ने समय समय पर स्पष्ट किया है, और चाहे वो बड़ी से बड़ी महाशक्तियां क्यों ना हो, चाहे वो अजरबैजान जैसे एक छोटे राष्ट्र क्यों ना हो, यदि वो कश्मीर के मामलों में दखल अंदाजी करेंगे तो ये भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। भारत एक महाशक्ति के रूप में, जैसा कि मैंने कहा, उभर चुका है, और भारत का जो वैश्विक रोल है वो आने वाले समय में और अधिक बढ़ने जा रहा है, और अधिक बढ़ने वाला है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए APN न्यूज के साथ।